हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 4 में साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भूकंप के कारण होते हैं पृथ्वी का घूमना अर्थ रोटेशन, विवर्तनिकी टेक्टोनिज्म, पृथ्वी की क्रांति अर्थ रिवॉल्यूशन, या फिर अनाच्छादन डेनुडेशन। तो भूकंप के कारण क्या होंगे? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, विवर्तनिकी या फिर टेक्टोनिज्म। देखिए, पृथ्वी के नीचे जब प्रेशर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो पृथ्वी के नीचे जो पाई जाती हैं उनका मूवमेंट प्रभावित होता है। अक्सर करके जो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट अपना उनके अकॉर्डिंग होता रहता है, लेकिन जब पृथ्वी के नीचे प्रेशर बढ़ता है तो उनका मूवमेंट प्रभावित होता है और वो आपस में टकराती हैं, जिससे निकलने वाली जो वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, वो अर्थक्वेक का कारण बनती हैं। ठीक है, और ये जो अर्थक्वेक है उनको जिस जो है स्केल के द्वारा नापा जाता है उसे रिक्टर स्केल या फिर सिस्मोग्राफ के द्वारा इसे नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्सों में पीने के पानी में प्रदूषक के रूप में पाया जा सकता है? आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड या फिर यूरेनियम। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ऑप्शंस हैं 1 और 3, 2, 4 और 5, 1, 3 और 5, ये सभी। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 और 3। देखिए, 1 नंबर पे आर्सेनिक है और 3 पे फ्लोराइड है। आर्सेनिक और फ्लोराइड दो प्रमुख भूजल प्रदूषक हैं और इन दोनों तत्वों को दुनिया भर में पीने के पानी में कार्बनिक प्रदूषण के रूप में सबसे गंभीर रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। ठीक है, दुनिया भर में इनको गंभीर प्रदूषक के रूप में इनको मान्यता प्राप्त है। भारत में बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि दूसरे राज्य भी पानी में इनकी अधिकता से प्रभावित हैं और इनके द्वारा क्या होता है, जब पानी में इनकी अधिक मात्रा होती है तो इनसे जो है त्वचा और तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, किनकी? आर्सेनिक और फ्लोराइड की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना का एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, स्थिरता का जड़त्व। देखिए, क्या है कि जब हम बस में खड़े होते हैं, ठीक है, और बस अचानक से चल पड़ती है तो ऐसी स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा शरीर जो बस की फर्श के संपर्क में है, ठीक है, वो बस की फर्श के संपर्क में रहता है और गति में जो है आ जाने की वजह से जो ऊपर का शरीर जो होता है वो गति में आ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, परंतु शरीर का जो ऊपरी भाग होगा वो जड़त्व के कारण इसी गति का विरोध करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिरता का जड़त्व ये बताता है कि जब बस चल रही होती है तो हमारे नीचे का जो शरीर जो बस की जो सतह है उसके संपर्क में जो है वो जैसी बस जो है गति कर रही होगी उसी जो है डायरेक्शन में वो भी गति करेगा। लेकिन जो ऊपर का शरीर है वो जो स्थिरता का जड़त्व है, क्योंकि अभी तो स्थिर था हमारी बॉडी, जैसी बस तुरंत जो है अचानक से बस चली तो बॉडी का जो नीचे का था वो तो रन में आ गया, गति में आ गया, लेकिन ऊपर वाला अभी भी वो स्थिरता का जड़त्व मतलब उसमें स्थिरता की कंडीशन में है तो उसका वो विरोध करेगा। ठीक है, मतलब गति जो हुई है उसका वो विरोध करेगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। ऑप्शंस हैं हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन या फिर रेडॉन। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो सक्रिय तत्व है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर उपयोग के इलाज में होता है। रेडियोथेरेपी होती है कैंसर का जब रोग हो जाता है कैंसर पीड़ितों के लिए, ठीक है, तो उसके इलाज में किसका रेडॉन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। ऑप्शंस हैं मिथेनॉल का, इथेनॉल का, फ्रक्टोज का या फिर नाइट्रिक एसिड का। तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मिथेनॉल का।
फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड या फिर मेथनॉल का 40% जलीय विलयन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेलिन का जो उपयोग है वो एक प्रबल रोगाणुनाशी और पूर्तिरोधी के रूप में तथा जंतुओं के नमूने के परिरक्षण जब उनको किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारी जो लैब वगैरह होती हैं उनमें प्लांट के कुछ जो है ऑर्गन जैसे कि स्टेम या फिर रूट वगैरह को प्रिजर्व करके रखना है कि वो ख़राब ना हो और उसका जो है जब एक्सपेरिमेंट का टाइम आए तो उसको किया जा सके, या फिर जो है एनिमल के कुछ पार्ट्स रखने हो, तो जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो चाहे प्लांट के हों चाहे जो है एनिमल के हों, उनको प्रिजर्व करके उनको परिरक्षण करके फॉर्मेलिन में ही डुबो करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि वह भंगुर नहीं होता, उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, उसमें कोई तन्य गुण नहीं होता है। तो क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। धक्का सह शॉक एब्जॉर्बर जो होते हैं वो प्रायः स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि स्टील की जो प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी जो होती है वो अधिक होती है। प्रत्यास्था पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर जो बाह्य बल अगर हम लगाएं तो बाह्य बल लगाने पर उसमें विकृति आती है। कहने का मतलब है उसके आकार में चेंज आता है। बाहर से हमने फोर्स लगाया किसी भी वस्तु पर, उसके आकार में अगर चेंज आया, परंतु बल जैसे ही हमने हटाया वापस वो अपनी पहले वाली स्थिति में पहुंच गई, तो ये जो गुण होता है ये प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी का गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। ऑप्शंस हैं हेलिकेज, DNA गायरेज, इंटीग्रेज या फिर लाइगेज। तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इंटीग्रेज। इंटीग्रेज एंजाइम पोषी कोशिकाएं यानी कि HIV जिस भी मनुष्य को हुआ है उसकी जो कोशिकाएं होंगी उन पोषी कोशिकाओं में DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। जो पोषी कोशिकाओं का जो DNA होता है उसकी उस DNA में HIV का जो DNA है उसको वहां पे जाके संगठित कर देगा और HIV की इस अवस्था को पूर्व वायरस अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये कब होता है? ये जब जो HIV का वायरस होता है वो इंटीग्रेज एंजाइम जो होता है जब वो रिलीज करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यही है HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम कौन सा होगा? इंटीग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, या हम कह रहे हैं कि किससे ग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति हैं वो अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शंस हैं हंटिंगटन रोग, मस्तिष्काघात, तनिका शोथ या फिर अल्जाइमर रोग। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अल्जाइमर रोग। डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। अल्जाइमर रोग में होता क्या है? तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी बीमारियां, मस्तिष्क से रिलेटेड मेनली इसमें बीमारी होती हैं। ठीक है, तो याददाश्त का खो जाना या फिर उसमें जो है भ्रम होना, भूलना, ये सारी चीजें इसमें इसकी सिम्टम्स होते हैं अल्जाइमर रोग के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? ऑप्शंस हैं पर्लहरित, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड या फिर एंथोसाइनिन। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। बाकी के पर्लहरित, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड जो हैं ये तीनों ही प्रकाश संश्लेषण में मुख्यतः वर्णक के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही वर्णक है, बाकी जो एंथोसाइनिन है ये नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में है कि PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है। ऑप्शंस हैं पुरातात्विक स्मारकों के लिए, राष्ट्रीय पार्कों के लिए, वनस्पति उद्यानों के लिए या फिर वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। तो क्वेश्चन 10 जो है उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए। देखिए PM 2.5 का अर्थ ये हुआ कि वायु में उपस्थित ऐसे कण, वायु में जो धूल के कण होते हैं वो ऐसे कण युक्त पदार्थ जिनका आकार कितना होगा? 2.5 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, 2.5
माइक्रोमीटर होगा, या फिर इससे कम भी हो सकता है। ये महीन जो हानिकारक कण हैं ये विभिन्न प्रदूषक स्रोतों जैसे कि धुआं, धूल, औद्योगिक धुंध आदि में सब पाए जाते हैं। ये कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। तो अक्सर करके ये वृद्ध पुरुष जो होते हैं उनमें और महिलाओं को नुकसान करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। धन्यवाद।